सहरसा के तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदार साथियों का, नौकरी करने वाले, ठेला रिक्शा चलाने वाले, टोटो चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले, आप तमाम मेहनत का सावाम का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारी यात्रा बिहार के छात्रों और नौजवानों की यात्रा सुभाष चौक से निकलकर विभिन्न गलियों, नुक्कड़ों और चौराहों से होते हुए अमन चौक पर पहुंचा है। और आप देख सकते हैं कि ये यात्रा हमको क्यों निकालनी पड़ी है। ये यात्रा हमको इसलिए निकालनी पड़ी है कि इस प्रदेश के नौजवानों के हाथों में बेरोजगारी की बेड़ियां जकड़ी हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो नौजवान हैं जो अपने पसीने से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से सरकार के द्वारा निकाली गई भर्ती उसको पूरा किया। इनका फिजिकल हुआ, ये फिजिकल पास किए, इनका मेडिकल हुआ, ये मेडिकल पास किए, इनकी परीक्षा हो गई और जब ज्वाइनिंग लेटर देने की बात आई तो सरकार ने अचानक से इनकी ज्वाइनिंग बंद कर दी और सरकार ने कहा कि हम नई योजना लेकर के आए हैं। इसके चलते 1.5 लाख से ज्यादा नौजवान दर दर भटक रहे हैं, अपने ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। उस परीक्षा में 64 लाख नौजवानों ने आवेदन किया, एग्जाम दिया, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट दिया, जिसमें 1.5 लाख लोगों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन एक भी नौजवान को आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। और ये सिर्फ एक विभाग की बात नहीं है। अगर आप केंद्र सरकार में खाली रिक्त पदों की बात करेंगे तो 10 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर रिक्तियां नहीं है। लेकिन जब नौजवानों को नौकरी देने की बात आती है तो सरकार बहाने बनाना शुरू कर देती है। इनके ज्वाइनिंग के बारे में जब सरकार से इन लोगों ने पूछा तो सरकार ने कहा कि कोरोना की वजह से आपको ज्वाइनिंग नहीं दे पाए। हाय रे राम, कोरोना की वजह से इनको ज्वाइनिंग नहीं दिया, लेकिन कोरोना के बीच में रैलियां हुई, आदरणीय मोदी जी के मन की बात हुई, वास्को डिगामा की तरह दुनिया का वो चक्कर लगाते रहे, चुनाव हुए, सरकारें बनी, अब फिर से चुनाव होने को है, लेकिन 5 साल से ये ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, ये परिस्थिति सिर्फ नौजवान के साथ नहीं है। आप बिहार के विद्यार्थियों की हालत देखिए। बिहार सरकार ने अपने आंकड़े में कहा कि 60% लोगों के पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार है। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का कारोबार है। और ये कारोबार लोगों के बीच में नफरत फैला करके ये चलाते हैं। इंसान को इंसान से लड़ाते हैं, इस टोले के लोगों को उस टोले से, इस मोहल्ले के लोगों को उस मोहल्ले से, पहचान के आधार पर इंसान को लड़ा करके समाज की एकता को तोड़ते हैं और इस संपत्ति को लूट करके अपने दोस्तों का खजाना भरते हैं। यह जो शोषण इन नौजवानों ने यात्रा निकाली है और कांग्रेस पार्टी का यूथ विंग और स्टूडेंट विंग इनके नेतृत्व में कदम से कदम मिला करके इनके साथ चल रहा है। और हम नारा लगा रहे हैं कि आपको पलायन रोकनी पड़ेगी और बिहार के नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा, पेंडिंग भर्ती लागू करनी पड़ेगी। यह सवाल हम उठा रहे हैं। आज एक पत्रकार ने कहा कि आप पलायन कैसे रोकेंगे। अरे भैया, रॉकेट साइंस है क्या? पलायन जिस वजह से होता है उस वजह को खत्म कर दीजिए, पलायन अपने आप रुक जाएगा। पलायन होता क्यों है? पलायन इसलिए होता है कि लोग चाहते हैं अच्छी तालीम हासिल करना, लोग पढ़ने के लिए पलायन करते हैं,
लोग अच्छा इलाज चाहते हैं, लोग स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पलायन करते हैं, लोग रोजगार और नौकरी के लिए पलायन करते हैं। मेहनत मजदूरी जब नहीं मिलती है यहाँ पर तो दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं। लोग कानून व्यवस्था की कमी के चलते पलायन करते हैं। आप कानून व्यवस्था दुरुस्त कर दीजिए, शिक्षा और तालीम की स्थिति बेहतर कर दीजिए, अस्पताल अच्छे बना दीजिए, अपने आप लोग घर बार जा करके, घर छोड़ करके दूसरे जगह काम कारोबार करने के लिए मजबूर नहीं होंगे। इसमें कोई गणित है क्या? ये सीधी सी बात है, लेकिन ये सीधी बात इनको समझ में नहीं आती। जब सरकारों को बकवास करने की आदत लग जाए, इंसान के बीच में नफरत फैलाने की आदत लग जाए, समाज में फूट डालने की आदत लग जाए, तो सरकार को ये नहीं पता चलता है कि नौकरी कैसे दी जा सकती है, शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर की जा सकती है, सड़कें सुंदर कैसे बनाई जा सकती है, बिहार के नौजवानों के हाथ में बिहार का भविष्य कैसे सौंपा जा सकता है, यह सरकार को समझ में नहीं आता है। और जब सरकार नहीं समझती है तो मैं आपको याद दिला दूं, 200 साल के अंग्रेजों के शासन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी संघर्ष का एक मंच बनी, और जो प्रभावित लोग थे भारत के, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मिलकर ये जब उन्होंने संघर्ष किया तो अंग्रेजी हुकूमत गई, संविधान का शासन आया, महल और झोपड़ी का वोट बराबर हुआ। ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और नेहरू के देश में संभव हो पाया। इसीलिए आज हम सहरसा की इस महान भूमि के लोगों से अपील करना चाहते हैं। कई लोग आज रास्ते में जुलूस में कह रहे थे कि जो है जनक की भूमि है, ये भूमि है जहां मंडन मिश्र ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में परास्त किया था। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मजार, तमाम धर्म और जाति के लोग इस सहरसा में रहते हैं। इस सहरसा की महान भूमि के लोगों से हम अपील करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि आपको दिहाड़ी नहीं मिल रही है, आपको भी लगता है कि आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, दुकानदारों को लगता है कि उनको जीएसटी उनसे ज्यादा वसूली जा रही है, ड्राइवर को लगता है कि उसको ठीक से वेतन नहीं मिल रहा है, पढ़ने लिखने के बावजूद नौजवानों को लगता है कि हमको नौकरी नहीं मिल रही है, महिलाओं को लगता है कि हमको सुरक्षा नहीं मिल रही है, तो हम आपसे यही कहने आए हैं कि आइए हमारे साथ चलिए। हम बिहार बनाने के लिए निकले हैं, संविधान बचाने के लिए निकले हैं, नौकरी दिलाने के लिए निकले हैं, महंगाई घटाने के लिए निकले हैं, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए निकले हैं। आप हमारे साथ चलिए, आपके आशीर्वाद और दुआ से यह संघर्ष हम जरूर जीतेंगे। और युवाओं ने यह हुंकार किया है। आज ये नौजवान एक नारा लगा रहे थे, ये कह रहे थे, ये नौजवान आज कह रहे थे कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवानों ने ठान लिया है कि लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। आज 11वें दिन चंपारण से चल करके सहरसा की महान भूमि में यह यात्रा पहुंची है। यह यात्रा अनवरत बढ़ती रहेगी जब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता है, पलायन नहीं रुकती है, यह संघर्ष हम जारी रखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि सहरसा के लोगों ने जो प्रेम दिया, जो मोहब्बत दी, जो आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, उसके लिए हम नौजवानों की तरफ से और यात्रा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और यह अपील करते हैं कि जो लोग बोल सकते हैं वो बोलिए, जो लिख सकते हैं वो लिखिए, जो आवाज उठा सकते हैं आवाज उठाइए। और कुछ नहीं होता है तो सोशल मीडिया पे शोषण के खिलाफ अपनी एकता को प्रदर्शित कीजिए, नफरत को हराइए और मोहब्बत को जिताइए, बेकारी को हराइए, रोजगार को जिताइए। और बिहार का भविष्य तभी बेहतर होगा जब हम बिहार का वर्तमान सुंदर करेंगे। सुंदर बिहार बनाने के लिए, सुंदर भविष्य बनाने के लिए वर्तमान में हमको संघर्ष करना पड़ेगा। और हमको पूरा भरोसा है कि संघर्ष में जीत सत्य की होगी, जीत मोहब्बत की होगी। यही आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार। जिंदाबाद।